हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग एवरेज इनकम होने के बावजूद करोड़पति बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी कर्ज में डूबे रहते हैं? इसका जवाब आपकी इनकम में नहीं, बल्कि आपकी मनी माइंडसेट में छुपा हुआ होता है। अगर आप भी यह मानते हैं कि अमीर बनने के लिए गणित का जीनियस होना ज़रूरी है, तो मॉर्गन हाउसेल की वर्ल्ड फेमस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपकी यह सोच पूरी तरह बदल देगी। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप सच में अपने पैसों को समझना चाहते हैं और लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो यह समरी आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए आज से हम ये समझते हैं आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बदलेगी। अभी हम बात करेंगे मनी इज़ अबाउट बिहेवियर, नॉट इंटेलिजेंस। रोनाल्ड रीड, जो कि एक साधारण सफाई कर्मचारी था, वह एक बहुत सी सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। उसने 25 साल तक एक गैस स्टेशन पर गाड़ियाँ ठीक करने का काम किया और करीब 17 साल तक जेसी पेनी में सफाई कर्मचारी स्वीपर के रूप में काम किया। उसने कभी कोई बड़ी लॉटरी नहीं जीती, बस वह अपनी छोटी सी कमाई में थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अच्छे स्टॉक्स में निवेश करता रहा और दशकों तक उस निवेश को हाथ नहीं लगाया। जब 2014 में 92 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। उसके पास 80 लाख डॉलर करीब 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति थी। उसने अपनी वसीयत में बड़ा हिस्सा स्थानीय अस्पताल और लाइब्रेरी को दान कर दिया। वहीं दूसरी ओर रिचर्ड फस्कोन, जो एक हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव था, उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। वह मेरिल लिंच जैसी बड़ी कंपनी में वाइस चेयरमैन था और उसे फाइनेंस की दुनिया का जीनियस माना जाता था। उसने बहुत सारा कर्ज लिया और दिखावे की जिंदगी जी। उसने अपना पैसा बहुत ज़्यादा रिस्क वाले निवेशों में लगाया और यह माना कि वह हमेशा सही होगा। 2008 की आर्थिक मंदी में उसने सब कुछ खो दिया। उसे दिवालिया यानी बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। उसका आलीशान बंगला, जिसमें 11 बाथरूम थे, नीलाम हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम पैसे मैनेज करना है तो हमें बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा या स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। लेकिन मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि बिहेवियर से आती है। पैसा कमाना इस बारे में नहीं है कि आप कितने होशियार हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप अपने पैसे और भावनाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। रोनाल्ड रीड के पास धैर्य, पेशेंस था, जबकि रिचर्ड फस्कोन के पास लालच यानी ग्रीड था। मॉर्गन हौसल यहाँ यह समझाते हैं कि फाइनेंस की दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि एक सफाई कर्मचारी यानी रोनाल्ड रीड किसी बड़े हार्वर्ड एजुकेटेड प्रोफेशनल को पीछे छोड़ दे, लेकिन पैसे के मामले ऐसा संभव है। अभी हम जानेंगे, कोई भी पागल नहीं है। हम सब पैसे को लेकर अलग तरह से सोचते हैं। आपका जन्म कब हुआ और आपने कैसी गरीबी या अमीरी देखी, वही तय करता है आप रिस्क कैसे लेंगे। मॉर्गन हौसल इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही गहरी बात से करते हैं। वो बोलते हैं कि पैसे को लेकर आपका अनुभव दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका सिर्फ 0.01% है, लेकिन वही अनुभव तय करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। सबका अपना अपना सच है। हम अक्सर दुनिया के फाइनेंशियल फैसलों को देखकर कहते हैं, यह तो पागलपन है, इसने इतना रिस्क क्यों लिया।
या यह इतना कंजूस क्यों है। लेकिन हौसल कहते हैं कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान अपने जीवन के अनुभवों, अपने जन्म के समय की आर्थिक स्थिति और अपने माता पिता से सीखी गई बातों के आधार पर फैसले लेता है। जो चीज़ आपके लिए बेवकूफ़ी है वह दूसरे के लिए उस वक्त सही हो सकती है। दूसरा पॉइंट है पीढ़ी का अंतर यानी द जनरेशनल गैप। लेखक बताते हैं कि आप किस साल में पैदा हुए हैं इसका आपके निवेश करने के तरीके पर सबसे बड़ा असर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति 1970 में पैदा हुआ है तो जब वह जवान हुआ यानी 1990 के दशक में उसने शेयर बाजार को रॉकेट की तरह ऊपर जाते देखा। उसके लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना अमीरी का रास्ता है। इसके विपरीत अगर कोई 1950 में पैदा हुआ, उसने अपनी जवानी में बाजार को सालों तक गिरते या एक की जगह टिके हुए देखा, तो वह शेयर बाजार को हमेशा जुआ या खतरनाक ही समझेगा। कोई गलत नहीं है, बस सबका अनुभव अलग है। दोनों अपनी जगह सही है क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से वही सच देखा है। तीसरा पॉइंट है आर्थिक मंदी और महंगाई का असर। अगर आपने अपने जीवन में यानी अपने बचपन में अपने पिता को महंगाई की वजह से परेशान होते देखा है, तो आप बड़े होकर पैसे बचाने को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहेंगे। वही अगर आपने सिर्फ खुशहाली देखी है, तो आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। चौथा पॉइंट है लॉटरी टिकट। लेखक एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण देते हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा लॉटरी टिकट वो लोग खरीदते हैं जो सबसे गरीब है। मध्यम वर्ग या अमीर लोग शायद ही कभी लॉटरी खरीदते हैं। हमें क्या लगता है ये गरीब लोग इतने बेवकूफ़ क्यों है? इनके पास खाने का पैसा नहीं है और ये लॉटरी में पैसे अपना बर्बाद कर रहे हैं। इसका कारण है उनका नज़रिया। वे लोग सोचते हैं कि उनकी पूरी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि वे एक बड़ा घर खरीद सके या अच्छी छुट्टी पर जा सके। लॉटरी टिकट उनके लिए एक बड़े सपने को देखने का एकमात्र रास्ता है। उनके लिए वह टिकट सिर्फ एक कागज़ नहीं बल्कि उम्मीद है। हौसल कहते हैं कि आप दुनिया की सारी किताबें पढ़ लें, लेकिन आप डर और लालच को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसे खुद महसूस न करें। 2008 की मंदी के बारे में पढ़ना अलग बात है, लेकिन जब आपका अपना पोर्टफोलियो 50% गिर जाता है और आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, तब आपको अपनी असली साइकोलॉजी पता चलती है। पैसों को लेकर हमारा नज़रिया हमारे अनुभव से बनता है, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी सोच में इतनी ताकत है, वह हकीकत में बदल सकती है। अभी हम जानेंगे भाग्य और जोखिम। अक्सर हम सफलता को सिर्फ कड़ी मेहनत और असफलता को गलत फैसले का नाम दे देते हैं। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि सक्सेस और फेलियर दोनों में लक और रिस्क का बड़ा रोल होता है। हौसल समझाते हैं कि भाग्य यानी लक और जोखिम यानी रिस्क जुड़वा भाइयों की तरह है। भाग्य जब आपके अपने प्रयासों के बाहर की हुई चीज़ आपके लिए अच्छा परिणाम ले आए। दूसरा है जोखिम यानी रिस्क, जब आपके अपने प्रयासों के बाहर की कोई चीज़ आपके लिए बुरा परिणाम ले आए। दोनों ही चीज़ें इस बात का प्रमाण है कि दुनिया में हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। 1968 में दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ बच्चे हाई स्कूल जाने की उम्र के थे। उन 30 करोड़ में से केवल 300 बच्चे सिएटल के लेकसाइड स्कूल में पढ़ते थे, जहां उस समय का सबसे आधुनिक कंप्यूटर मौजूद था। बिल गेट्स उन्हीं 300 बच्चों में से एक थे। बिल गेट्स सक्सेसफुल इसलिए बने क्योंकि उन्हें बहुत अर्ली एज में कंप्यूटर का एक्सेस मिला, जो उस समय बहुत रेयर था। बिल गेट्स जिस स्कूल में गए वहाँ उस कंप्यूटर होना एक किस्मत थी।
गेट्स खुद मानते हैं कि अगर लेकसाइड स्कूल न होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी न होता। यह उनकी हार्डवर्क के साथ साथ लक भी था, लेकिन उसका उल्टा भी होता है। कई लोग इक्वली टैलेंटेड होते हैं लेकिन उन्हें सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसी स्कूल में बिल गेट्स का एक दोस्त था, केंट इवांस। गेट्स के मुताबिक केंट्स उनसे भी ज़्यादा होशियार और कंप्यूटर में माहिर था। दोनों ने साथ मिलकर दुनिया बदलने के सपने देखे थे, लेकिन केंट इवांस कभी माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं बन पाया। क्यों? ग्रेजुएशन से पहले ही एक माउंटेन क्लाइंबिंग एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अमेरिका में हर साल पहाड़ों पर चढ़ते वक्त मरने की संभावना 10 लाख में से सिर्फ एक की होती है। केंट उस जोखिम यानी रिस्क का शिकार हो गया, इसलिए न तो किसी की कामयाबी से जले और न ही अपनी नाकामी पर बहुत ज़्यादा दुखी हो। किसी को जज करने से पहले सावधान रहे। हौसल कहते हैं, जब हम किसी की सफलता देखते हैं तो हम उसे जीनियस मान लेते हैं, और जब किसी को डूबते देखते हैं तो उसे बेवकूफ़ या आलसी कह देते हैं। लेकिन हो सकता है कि सफल व्यक्ति ने बहुत बड़ा रिस्क लिया हो और भाग्य की वजह से वो बच गया है, और हो सकता है कि असफल व्यक्ति ने बहुत कुछ सही किया हो पर वो रिस्क की चपेट में आ गया हो। जब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हो तो याद रखें कि आप उतने स्मार्ट नहीं हैं जितना आप सोच रहे हैं। यह भाग्य हो सकता है। और जब चीज़ें खराब हो तो याद रखें कि आप उतने बेवकूफ़ नहीं हैं जितना आप महसूस कर रहे हैं। यह सिर्फ जोखिम हो सकता है। अभी हम जानेंगे कभी पर्याप्त नहीं यानी नेवर इनफ। कई लोग इतना पैसा कमाने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होते और हमेशा और ज़्यादा चाहते रहते हैं। यही ग्रीड उन्हें रिस्क लेने पर मजबूर करती है और अंत में लॉस होता है। सबसे मुश्किल काम है अपनी लालच पर लगाम लगाना। जब लोग दूसरों को देखकर अपनी ज़रूरतें बढ़ाते हैं तो वे मुसीबत में फंस जाते हैं। सबसे कठिन फाइनेंशियल स्किल यह जानना है कि लक्ष्य को कहाँ रोकना है। यानी आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कितना पैसा काफ़ी है। हौसल कहते हैं, आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है, हमारी उम्मीदें और भी तेज़ी से बढ़ने लगती है। अगर आप 50,000 कमाते हो तो आपको लगता है कि 1 लाख काफ़ी होगा। जब आप 1 लाख पर पहुंचते हो तो 5 लाख की चाहत होने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि आप कभी भी संतुष्ट नहीं महसूस करते। आप हमेशा खुद को पीछे पाते हो, क्योंकि आप अपनी तुलना उन लोगों से करने लगते हैं जो आपसे ऊपर है। लालच का असली कारण सोशल कंपैरिजन है। हम अपने खुशी को इस आधार पर नापते हैं कि हमारे पड़ोसी या दोस्त के पास क्या है। एक मिडिल क्लास आदमी को लगता है कि एक करोड़पति बहुत खुश है, लेकिन वह करोड़पति शायद एक बिलियनियर को देखकर दुखी हो रहा है। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे कोई नहीं जीत सकता। तुलना का केवल एक ही इलाज है, यह स्वीकार करना है कि आपके पास जो है वह इनफ है यानी काफ़ी है। रजत गुप्ता जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके पास करोड़ों रुपए थे। 2008 में रजत गुप्ता के पास $100 मिलियन हो चुके थे। इतने पैसे थे वह अपनी 7 पीढ़ियों को ऐश करा सकते थे, लेकिन उन्हें बिलियनियर बनने का जुनून सवार हो गया। इस चक्कर में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग
जैसा गलत काम किया और पकड़े गए। नतीजा उन्हें जेल जाना पड़ा और उनकी बरसों की कमाई हुई पैसे और इज्जत मिट्टी में मिल गई। उन्होंने वह उस सब दांव पर लगाया जो भी उनके पास था, सिर्फ उसकी चाहत में जिसके उन्हें वास्तव में ज़रूरत ही नहीं थी। दूसरा उदाहरण देती हूँ। मैडॉफ एक बहुत ही सफल ब्रोकर थे। वह पहले से ही बहुत अमीर और इज्जतदार थे, लेकिन उन्होंने और ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में दुनिया का सबसे पॉन्जी स्कीम चलाया और हजारों लोगों को लूटा। अंत में वह भी जेल में मरे। ऑथर हमें बताते हैं कि हमें इनफ का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। जितना ज़रूरी है यह मानना है कि कितना काफ़ी है, उतना ही ज़रूरी यह है कि आपके पास एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य हो। कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग सबसे पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है। यह धीरे धीरे काम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। इन्वेस्टिंग का असली जादू समय में छिपा है। अमीर बनने के लिए आपको जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है, बस टिके रहने की ज़रूरत है। जब गर्मी इतनी कम होती है कि पिछले साल की बर्फ़ पूरी तरह पिघल नहीं पाती, तो अगले साल की बर्फ़ उसके ऊपर जमने लगती है। धीरे धीरे सदियों तक यह छोटी सी बची हुई बर्फ़ एक विशाल ग्लेशियर बन जाती है। कंपाउंडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। पिछले बचत पर मिलने वाला ब्याज जब फिर से ब्याज कमाता है तो वह पहाड़ जैसा बन जाता है। हमारा इंसानी दिमाग सीधा तरीके से सोचता है, घातक तरीके से नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं $8 + 8 + 8 + 8 कितना होगा, तो आप तुरंत जोड़ लेंगे। लेकिन अगर मैं $8 × 8 × 8 पूछूं तो हमारा दिमाग चकरा जाता है। कंपाउंडिंग भी ऐसे ही काम करती है। शुरुआत में बहुत धीमी लगती है, लेकिन अंत में सब कुछ बदल देती है। वॉरेन बफेट की लगभग 99% संपत्ति उनके 50वें जन्मदिन के बाद बनी है और 95% से ज़्यादा संपत्ति उनके 65वें जन्मदिन के यानी रिटायरमेंट की उम्र के बाद बनी है। उनका राज उनकी स्मार्टनेस से ज़्यादा उनका समय है। उन्होंने 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और 80 साल तक उसे छोड़ दिया। अगर बफेट ने 30 साल की उम्र में निवेश शुरू किया होता तो 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए होते, तो आज शायद कोई उनका नाम भी नहीं जानता। जिम सिमोंस दुनिया के सबसे महान ट्रेडर माने जाते हैं। उनका सालाना रिटर्न 66% रहा है, जबकि बफेट का रिटर्न लगभग 22% रहा है। लेकिन जिम सिमंस की दौलत बफेट से बहुत कम है। क्योंकि सिमंस ने 50 साल की उम्र में निवेश शुरू किया था। उनके पास कंपाउंडिंग के लिए उतना समय नहीं था जितना बफेट के पास था। अगर आप भी हर महीने 5000 इन्वेस्ट करते हैं और 12% रिटर्न मिलता है तो 20 साल में यह लाखों में बदल सकता है। कंपाउंडिंग का मैजिक टाइम के साथ काम करता है। अभी हम जानेंगे अमीर बनना या अमीर बने रहना। ऑथर कहते हैं कि पैसा कमाना और उसे बचा कर रखना दो अलग स्किल्स हैं। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बचा कर रखना मुश्किल है। कई लोग लॉटरी जीतते हैं, लेकिन कुछ साल बाद फिर से गरीब हो जाते हैं क्योंकि वे पैसा मैनेज नहीं कर पाते हैं। अमीर बनने के लाखों तरीके हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, सर्वाइवल और फ्रेगलिटी का मिश्रण। रिस्क लेने से हम अमीर बनते हैं और डिसिप्लिन और पेशेंस से हम अमीर बने रह पाते हैं। अमीर बनने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है
ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है और अपनी मेहनत को दांव पर लगाना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको इसके बिल्कुल उल्टा करना पड़ता है। अमीर बने रहने के लिए आपको विनम्रता की ज़रूरत है और थोड़ा सा फियर भी। जो आपने कमाया है वह किसी भी वक्त जा सकता है। भविष्य के लिए आशावादी रह सकते हैं। यकीन रखें कि लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था और आपका निवेश बढ़ेगा। वर्तमान के लिए सतर्क, इस बात का डर रखें कि कल मंदी आ सकती है और या कोई बड़ी मुसीबत। यह डर ही आपको आज बचत करने और फालतू रिस्क से बचने में मदद करेगा। 1929 में मशहूर शेयर बाजार के क्रैश में जब पूरी दुनिया बर्बाद हो रही थी, जेसी ने अपनी सूझबूझ से एक ही दिन में $100 मिलियन कमाए। उस वक्त वह दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए। इस भारी सफलता के बाद जेसी को लगा कि वह कभी गलत नहीं हो सकते। उन्होंने बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बड़े बड़े रिस्क लिए और अंत में अपनी सारी दौलत गंवा दी। 1940 में उन्होंने खुदकुशी कर ली। जो स्किल आपको अमीर बनाती है वही स्किल आपको बर्बाद भी कर सकती है अगर आप सर्वाइवल मोड में नहीं हैं। हौसल कहते हैं, असली दौलत वह नहीं जो बहुत तेज़ी से बढ़ी, बल्कि वह है जो लंबे समय तक टिकी रही। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ पैसे बनाना नहीं है, बल्कि खेल में बने रहना है। जहाँ जैसी लिवरमोर जैसे लोग आए और चले गए, वॉरेन बफेट पिछले 75 सालों से टिके हुए हैं। बफेट का राज यह नहीं है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाया। उनका राज यह है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और कभी खेल से बाहर नहीं हुए। उन्होंने कभी भी इतना कर्ज नहीं लिया जिससे अपना पोर्टफोलियो बेचना पड़े। अमीर बने रहने के लिए आपको अपने प्लान में गलती की गुंजाइश रखनी होगी। अगर आपको लगता है कि मार्केट हर साल 12% रिटर्न देगा, तो अपना प्लान 8% के हिसाब से बनाइए, ताकि अगर मार्केट उम्मीद से कम परफॉर्मेंस करे तब भी आप सर्वाइव कर सके। इसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। अभी हम जानेंगे खास मौका यानी टेल इवेंट्स। ऑथर बताते हैं कि आप अपने आधे फैसले गलत ले सकते हैं, मगर फिर भी अमीर बन सकते हैं। सफलता कुछ बड़े और ख़ास मौक़ों से आती है। लाइफ और इन्वेस्टिंग में कुछ रियल इवेंट्स ही सक्सेस डिफाइन करते हैं। इसका मतलब है कि 99% परिणाम सिर्फ 1% घटनाओं की वजह से आते हैं। मार्केट में कुछ खास नहीं होता, लेकिन साल के वो 5-10 मिनट जब मार्केट ज़बरदस्त बढ़ता है, वही आपकी असली दौलत बनाते हैं। एक सही इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ बदल सकता है। हेंज बर्गग्रुएन ने पिकासो और क्ली जैसे महान कलाकारों के हज़ारों पेंटिंग्स जमा की थी। लोगों को लगा कि वे जादुई है और उन्हें पता है कि कौन सी पेंटिंग महंगी होगी, लेकिन असलियत यह थी उन्होंने बस बहुत सारी पेंटिंग्स खरीदी। उसमें से 90% पेंटिंग्स की कीमत ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन जो 1% पेंटिंग सुपरहिट निकली, उन्होंने अकेले ही इतनी कीमत बढ़ा दी। हेंज अरबपति बन गए। सफल लोग हर बार सही नहीं होते, वे बस इतनी बार कोशिश करते हैं कि एक टेल हिट हो जाए। स्टार्टअप की दुनिया में यह बहुत कॉमन दिखाई देता है। एक वेंचर कैपिटल फर्म अगर 100 कंपनियों में पैसा लगाती है तो 50-60 कंपनियां डूब जाती है। 30-40 कंपनियां बस अपना खर्चा निकाल पाती है, लेकिन 1 या 2 कंपनियों में जैसे गूगल या फेसबुक इतनी बड़ी बन जाती है कि वे बाकी सारी कंपनियों के घाटे को कवर कर देती है और बेहिसाब मुनाफा कमा कर देती है। वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी ज़िंदगी में करीब 400-500 कंपनियों के शेयर खरीदे हैं, लेकिन उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उनकी असली दौलत का बड़ा हिस्सा सिर्फ
10 to 12 कंपनियों में, जैसे कि कोको कोला, एप्पल, अमेरिकन एक्सप्रेस से आया है। बाकी के सैकड़ों निवेश बस औसत रहे, पर उन 10-12 टेल्स ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। निवेश के तौर पर हम अक्सर यह सोचकर परेशान होते हैं कि अरे यह मेरा वाला शेयर तो गिर गया, या मैंने वहाँ गलती कर दी। हौसल कहते हैं कि गलती करना सामान्य है। अगर आप 10 शेयर खरीदते हैं, उनमें से 5 डूब जाते हैं और 3 ठीक ठाक चलते हैं और सिर्फ 2 मल्टी बैगर बन जाते हैं, तो भी आप बहुत ज़्यादा पैसा बनाएंगे। लेकिन शर्त यह है, आप बाजार में तब तक टिके रहे जब तक वे 2 शेयर अपना जादू न दिखा दे। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।